एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड कैटालिसिस। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और कैटालिसिस को समझने के लिए, यानी कि इसमें हम एक्टिवेशन एनर्जी को भी यूज़ करते हैं और कैटलिस्ट को भी यूज़ करते हैं। हमें पता है कि हम जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी को यूज़ करते हैं किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप को स्टार्ट करवाने के लिए। एज ए इनिशिएटर वो यूज़ होती है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अप द रिएक्शन इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को हम इसलिए यूज़ करते हैं। और कैटलिस्ट को क्या करते हैं, कैटलिस्ट को हम यूज़ करते हैं स्पीड अप करने के लिए रिएक्शन को। तो अब जब हमारे पास अगर हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट में, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी हमें अगर हम कैटलिस्ट को यूज़ नहीं कर रहे तो हमें एक अमाउंट ऑफ ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। लेकिन अगर हमने एक कैटलिस्ट को यूज़ कर लिया तो कैटलिस्ट कम एक्टिवेशन एनर्जी पे भी हमारे रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। ये हमारे पास फ़ायदा होता है किसका, कैटलिस्ट को यूज़ करने का। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड कैटालिसिस में हम यही पढ़ते हैं कि कैटलिस्ट को जब हम ऐड करते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा कि द पोजेशन ऑफ एनर्जी मोर देन द एवरेज एनर्जी विच इज सफिशिएंट टू मेक अ कोलिजन फुलफिल द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। हम पढ़े, आगे भी हमने पढ़ा। द मालिक्यूल्स विच आर एक्टिवेटेड गिवन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी कि जब एक्टिवेशन एनर्जी होते हैं, रिएक्शन जो सा इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है ना, हम किस टाइम बनता है, ये हमारे पास होता है कि हम एनर्जी देते हैं, उसके बाद ये हमारे पास बॉन्ड ब्रेक होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होता है और न्यू बॉन्ड हमारे पास बनता है। इसमें जो हमारे पास जो रिएक्शन होता है उसमें हमारे पास पुराने बॉन्ड टूटते जाते हैं और नए बॉन्ड बनते जाते हैं। अब हमने कैटलिस्ट को जब यूज़ किया तो कैटलिस्ट एट द केमिकल रिएक्शन देन इट लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड गिव न्यू मैकेनिज्म टू द रिएक्शंस। यानी कि वो अपने क्या करेगा, कुलियंस इफेक्टिव कुलियन को इंक्रीज कर देगा, लो एक्टिवेशन एनर्जी को करेगा और एक न्यू पाथ बनाएगा रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए कैटलिस्ट को। आपने अब ये देखो, जिस तरह के हमारे पास ये एग्जाम्पल में कैटलिस्ट एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को का ये ग्राफ बना हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं ए प्लस बी लिखा हुआ है। ए प्लस बी हमारे पास क्या है, हमारे रिएक्टेंट है, और सी प्लस डी हमारे पास क्या है, हमारे प्रोडक्ट है। सबसे पहले जब उन्होंने मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी तब लगी जब हमने विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन को प्रोसीड करवाया। लेकिन अब देखिए नीचे वाली जो EA1 है उसके ऊपर 5 है, उसमें आपने देखा होगा कि हमें मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ी रिएक्शन में, क्योंकि हमने कैटलिस्ट को यूज़ किया। रिएक्शन में कैटलिस्ट ने ही एक न्यू पाथ बना के रिएक्शन को प्रोसीड करवा दिया। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर थी जब हमने कैटलिस्ट को यूज़ किया अपने रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। इसमें EA1 हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड स्टेप के लिए, अनकैटलाइज रिएक्शन में EA2 जो है वो हमारे पास बैकवर्ड स्टेप अनकैटलिस्ट रिएक्शन में, और 5 लगाया हुआ जिसमें हमने कैटलिस्ट को यूज़ किया। ये हमारे पास EA1 EA2 और यानी कि चेंज इन एनर्जी जब हमने कैटलिस्ट को यूज़ किया फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन में क्या चेंजिंग आई, और चेंज इन एनर्जी जब हमने विदाउट कैटलिस्ट हमने रिएक्शन प्रोसीड करवाया तो क्या चेंजिंग आई। तो हमने ये देखते हैं इसके अंदर कि उसके लिए हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। जब हमने कैटलिस्ट को यूज़ किया स्पीड अप रिएक्शन हमारा हो गया क्योंकि हमने कैटलिस्ट को यूज़ कर लिया था। लेकिन हमारे पास जब हमने सिंपल एक्टिवेशन एनर्जी को यूज़ किया विदाउट यूजिंग द कैटलिस्ट तो हमें एक अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड थी। अब हम कैटालिसिस को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरीज पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी आ जाती है और एब्जॉर्प्शन थ्योरी आ जाती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इसके अंदर ये होता है कि जब हमारे रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, हमारे पास सबसे पहले इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट वो बनता है होता है काफ़ी रिएक्टिव फॉर्म होते हैं, हाईली रिएक्टिव होता है, जो कि फिर क्या होता है कि हमारे जो बाकी वाले मजीद जो रिएक्टेंट पड़े हुए हैं उनके साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देता है। अब हम इस चीज़ को इस तरह समझते हैं कि X + Y हमारे पास दो रिएक्टेंट्स थे, इन द प्रेजेंस ऑफ ZZ हमारे पास क्या है, हमारा कैटलिस्ट है, उसकी प्रेजेंस में हमारे पास एक प्रोडक्ट बना। ये जो प्रोडक्ट बना है ना वो हमारे पास इंटरमीडिएट है, वो हमारा प्रोडक्ट मेन जो मेजर प्रोडक्ट है वो नहीं है, वो उसके दरमियान की फॉर्म है। यानी कि आप ये समझ लो कि हमने दो चीज़ों को मिला के एक चीज़ बन गई है, लेकिन उस चीज़ ने आगे अगली चीज़ के साथ रिएक्ट करके एक नई चीज़ बनानी है, यानी कि हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। इंटरमीडिएट हमारा दरमियान का प्रोडक्ट होता है, लेकिन ये हाईली रिएक्टिव होता है। ये इतना रिएक्टिव होता है कि आपने साथ ही जैसे इसके साथ कोई और रिएक्टेंट को रखा तो उसने उसके साथ रिएक्ट करके उसने प्रोडक्ट बना देना होता है। तो हमने कहा कि X + Y हमारे पास दो रिएक्टेंट है, Z हमारे पास कैटलिस्ट है, इसकी प्रेजेंस के अंदर जो हमारे पास AZ यानी कि नीचे वाली इक्वेशन में देखें A और Z हमारे पास रिएक्टेंट है। उसके बाद इन्होंने AZ इंटरमीडिएट बना दिया। जब AZ इंटरमीडिएट बना उन्होंने Y रिएक्टेंट जो कि इंटरमीडिएट हाईली रिएक्टिव होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उसने Y के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दिया और Z एज इट इज़ आ गया। Z हमारे पास क्या था, हमारे पास कैटलिस्ट था जिसका
क्योंकि हमारे रिएक्टेंट्स ने कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करके कैटलिस्ट हाईली एक इंटरमीडिएट बनाया जो हाईली रिएक्टिव था। उसने रिएक्टेंट के साथ जो रिएक्टेंट के साथ नेक्स्ट स्टेज में नेक्स्ट स्टेप में रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट किया, प्रोडक्ट बना लिया। और हमें पता है कि कैटलिस्ट अनचेंज होते हैं, यानी कि वो जिस फॉर्म में हम यूज़ करते हैं एज इट इज़ उस फॉर्म में हमें दोबारा मिल जाता है। तो जी हमें एज इट इज़ वैसे मिल गया। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन के रिएक्टेंट होते हैं, जिसमें हमने C6H6 यानी कि बेंजीन है उसका रिएक्शन करवाया अल्काइल क्लोराइड CH3Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड जो से हमारे पास कैटलिस्ट से यूज़ किया गया। अब देखें जो हमारे पास बनता है इंटरमीडिएट वो बनता है C6H5CH3 और ACl बनता है हमारे पास जो हमारे पास इंटरमीडिएट इसके अंदर बना वो जब इंटरमीडिएट बनता है उसमें ये होता है कि अल्काइल क्लोराइड का रिएक्शन हुआ AlCl के 3 यानी कि पहले रिएक्टेंट का रिएक्शन हुआ कैटलिस्ट के साथ, तो हमारे पास बन गया CH3AlCl4। जो ऊपर रिएक्शन लिखा हुआ है ना वो मेन रिएक्शन लिखा हुआ है। जब हमने जो इंटरमीडिएट ये सारे प्रोसेस होते हैं ना ये मैकेनिज्म के अंदर हम एक्सप्लेन करते हैं, वरना जो रिएक्शन होता है ना वो एक लाइन में हम कह देते हैं इन चीज़ों को मिलाया। यानी कि मैं कहती हूँ कि मैंने सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को मिला के सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दिया, लेकिन वो जो एक पूरा मैकेनिज्म होगा वो जो पूरे रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप होंगे वो हमें मैकेनिज्म के थ्रू पता चलता है कि कितने रिएक्शन इसके अंदर हुए हैं। इसी तरह वैसे अगर देखा जाए तो फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के अंदर अल्काइल क्लोराइड का रिएक्शन बेंजीन के साथ होता है, तो हमारे पास बन जाता है एसिटाफिनान बन जाता है और साथ ACl बन जाता है। लेकिन अगर हम इसको मैकेनिज्म के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो सबसे पहले इसमें स्टेप बाय स्टेप जो रिएक्शन होता है उसमें CH3Cl AlCl3 जो हमारे पास कैटलिस्ट है उसके साथ रिएक्शन करके बनाता है CH3AlCl4। और जब ये बन जाता है फिर इसका रिएक्शन हमारे पास बेंजीन के साथ होता है, और जब वो बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास एसिटाफिनान बन जाता है और साथ हमारे पास जो AlCl3 थी वो एज इट इज़ बन जाता है, क्योंकि वो कैटलिस्ट अनचेंजेबल होते हैं। इसी तरह उन्होंने दोबारा सेकंड वाली एग्जांपल लिखी हुई है, वही सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाई हुई है। फिर डायथाइल ईथर और एसिड को अल्कोहल को से एस्टर बनाया हुआ है। और उन्होंने कहा कि अगर हम इसके मैकेनिज्म को देखें तो हम H2SO सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। जो सल्फ्यूरिक एसिड का जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है तो हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि रिएक्शन करता है अल्कोहल के साथ, और हमारे पास एस्टर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को एज हमने कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, वो अनचेंजेबल एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हमारे दोबारा मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एड्सॉर्प्शन थ्योरी। एड्सॉर्प्शन थ्योरी में हमें पता चलता है, ये हम देखते हैं ये हेट्रोजीनियस सिस्टम इसे हम कहते हैं। जो एड्सॉर्प्शन थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है हेट्रोजीनियस सिस्टम को। जो हमारे पास होती है इंटरमीडिएट थ्योरी वो होमोजीनियस मिक्सचर को एक्सप्लेन करती है। और जो यानी कि हमने पढ़ा था कि हेट्रोजीनियस सिस्टम वो होता है जिसके अंदर हमारे पास दोनों की यानी कि हमारे रिएक्टेंट्स और हमारे कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में पाए जाते हों। तो एड्सॉर्प्शन थ्योरी इसी चीज़ को एक्सप्लेन करती है। इसकी हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसमें 4 स्टेप होते हैं जो हमारे पास एड्सॉर्प्शन थ्योरी जो एक्सप्लेन करती है जिस कैटलिस्टिक रिएक्शंस को, उसमें 4 स्टेप्स होते हैं। पहले में हमारे पास एक्स और वाई जोन से है ना वो रिएक्टेंट्स ट्राई करते हैं कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर, यानी कि जो हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं उस कैटलिस्ट के ऊपर एक्स वाई रिएक्टेंट जोन से ना वो स्ट्राइक करेंगे। उसके बाद एडजस्ट हो जाएंगे। वो क्या करेंगे, एक्स वाई रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ एडजस्ट हो जाएंगे, स्ट्राइक करने के बाद एडजस्ट हो जाएंगे, कम्प्लेक्स बना देंगे। फिर कम्प्लेक्स बनाने के बाद हमारे पास हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा और हमें कैटलिस्ट एज इट इज़ मिल जाएंगे। यानी कि फर्स्ट स्टेप में दोनों स्ट्राइक करेंगे रिएक्टेंट्स किसके ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। सेकंड में क्या होगा कि एक्स और वाई रिएक्टेंट एडजस्ट हो जाएंगे कैटलिस्ट के साथ और इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स बन जाएगा हमारे पास। थर्ड वाले रिएक्शन में क्या होगा, जो कम्प्लेक्स बना है वो डीकम्पोज हो जाएगा, यानी कि वो टूटना शुरू हो जाएगा। और फोर्थ में क्या है, हमारे पास हमारे रिएक्टेंट हमें हमारा कैटलिस्ट भी हमें मिल जाएगा और साथ में प्रोडक्ट मिलेगा। अब इस बात को हम इस एग्जाम्पल से सीखते हैं, समझते हैं। हम कहते हैं हमारे पास हमने इसमें देखना है कि हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस हो रहा है जिसमें इथीन से बनना है इथेन ने, ठीक है। 4 स्टेप रिएक्शन होगा। निकल हमने इसमें कैटलिस्ट यूज़ किया था। अब देखें CH8 यानी कि 2 हाइड्रोजन थे, पूरा मतलब कि उन्होंने नहीं बनाया क्योंकि C डबल बॉन्ड का रिएक्शन होगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा ना, इनका सैचुरेशन से सैचुरेशन की तरफ जाना है। 2 हाइड्रोजन जोन से है ना। अब उन्होंने ये दिखाया इस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले जो रिएक्टेंट्स है HH या H2 को यूज़ किया था ना रिएक्टेंट, एक था हमारे पास H2 और एक था CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास रिएक्टेंट थे। तो जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, उन्होंने कहा सबसे पहले एक रिएक्टेंट यानी कि एक हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक H2 हमारे पास 2 रिएक्टेंट है। जो हमारे पास H2 रिएक्टेंट है यानी कि HH2 रिएक्टेंट है वो स्ट्राइक करेंगे
कैटलिस्ट के ऊपर। निकल हमारे पास कैटलिस्ट है, तो देखें एक एच के साथ एक निकल और एक एच के साथ एक निकल जुड़ गया। दूसरे स्टेप में इनकी एडजस्टमेंट हो गई, यानी कि पहले वो सिंपल स्ट्राइक की, सेकंड में वो एडजस्ट हो गए। थर्ड में हमारे पास क्या होगा, डीकम्पोज होंगे, यानी कि अब देखें CH सिंगल बॉन्ड CH आ गया, ये हमारे पास एल्कीन आ गई और साथ हमारे पास निकल कैटलिस्ट आ गया। अब हमारे पास जब एल्केन बन जाएगी और साथ हमारे पास एज इट इज़ जो हमने कैटलिस्ट को यूज़ किया था अनचेंजेबल फॉर्म में, वो हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एसिड बेस कैटलिस्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एसिड बेस कैटालिसिस। एसिड बेस कैटालिसिस में ये होता है कि हमने जो रिएक्टेंट को यूज़ कर, जो हमारे कैटलिस्ट को यूज़ करना है ना, वो यहाँ तो हम जो हमने कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो कैटलिस्ट हमारे पास यहाँ तो होगा एसिड कैटलिस्ट होगा और यहाँ हमारे पास बेस कैटलिस्ट होगा। इसके अंदर जो हमने एसिड बेस कैटालिसिस है, इसके अंदर हमें ये पता चलता है कि जो हम कैटालिस्ट को यूज़ कर रहे हैं वो या तो हमारे पास एसिड कैटालिस्ट होगा या हमारे पास बेसिक कैटालिस्ट होगा। अगर यानी कि हाइड्रोजन या तो H पॉजिटिव को हम एज एसिडिक कैटालिस्ट में H पॉजिटिव को यूज़ करेंगे और जो बेस कैटालिसिस है उसमें OH नेगेटिव को हम यूज़ करेंगे एज अ कैटालिस्ट। हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर, यानी कि एस्टर की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल को जब कैटालाइज करते हैं तो एसिड और बेस कैटालिस्ट को यूज़ करते हैं। उसके बाद कीटो इनोल टेटोमेरिज्म जोन से है ना, उसमें जो रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम एसिड को यूज़ करते हैं। और शुगर कैन की हाइड्रोलिसिस में जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में वो कन्वर्ट होता है तो हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं, एसिड की प्रेजेंस में करते हैं। चंद एग्जाम्पल लिखें कि एसिड बेस कैटालिसिस में जो हम एसिड और बेस को यूज़ करते हैं किन किन रिएक्शंस में यूज़ करते हैं। मैंने बताया था आपको कि डिफरेंट रिएक्शन में जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं ना वो डिपेंड कर रहे होते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ रिएक्शन के ऊपर। अब हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे। एक हमारे पास रिएक्शन है जिसमें हमने ये हमारे पास दो रिएक्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले वाला रिएक्शन है जिसके अंदर हमारे पास ये कीटोइनोल टेटोमेरिज्म है, जिसके अंदर हमने एसिड को यूज़ किया। ये H पॉजिटिव यानी कि हमने एसिड कैटलिस्ट को यूज़ किया, जिसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये OH पॉजिटिव बन गया, कॉन्जुगेशन इसके अंदर हो गई, OH पॉजिटिव बन गया। फिर क्या नाम है, ये हमारे पास H पॉजिटिव थर्ड वाले रिएक्शन के में ये H पॉजिटिव एज इट इज़ आ गया और CH3 सिंगल बॉन्ड, क्योंकि H ऊपर से रिमूव हो गई, यानी कि कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ किया हुआ था ना, तो वो एक कैटलिस्ट एज दोबारा हमारे पास आ गया और हमारे पास 7 रिएक्शन आ गए। इसे कहते हैं ये जो मैकेनिज्म, ये एसिड बेस रिएक्शन में जो फर्स्ट वाला रिएक्शन इसमें लिखा हुआ मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस कैटालिसिस, इस रिएक्शन को कहते हैं कीटोइनोल टेटोमेरिज्म। कीटोइनोल टेटोमेरिज्म इस वजह से इसे कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास कीटोन जोन है ना, CH3 डबल बॉन्ड और CH3 होती है कीटोन जोन से वो कन्वर्ट हो गई है इसमें इनोल फार्म में। इनोल कहते हैं अल्कोहल फार्म को, यानी कि अल्कीन प्लस अल्कोहल फार्म को कहते हैं इनोल फार्म। तो ये देखिए हमारे पास CH3 कीटोन था, कीटोन के साथ H पॉजिटिव जो है टेटोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि इसमें शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स होती है। ये देखें आपने H पॉजिटिव आके O के साथ लगा तो OH पॉजिटिव हो गया, फिर H जो सा क्योंकि ये कैटलिस्ट था तो ये रिमूव हो गया और हमारे पास सिंगल बॉन्ड OH आ गया, तो ये कीटोन से इनोल बन गया, तो इसे कहते हैं कीटो इनोल टेटोमेरिज्म। सेकेंड वाले में देखिए जिसमें हमने क्या किया है, नाइट्रा अमाइड जो है ना, इसको डीकम्पोजिशन हुई है और हमारे पास जो OH नेगेटिव क्या है, कैटलिस्ट है, उसमें क्या किया हमने, नाइट्रा अमाइड जो है उसका रिएक्शन OH नेगेटिव के साथ करवाया, तो हमारे पास NHNO2 नेगेटिव जो है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना। उसके बाद देखें OH नेगेटिव तो ऐसे ही और शायद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे पास हमारा प्रोडक्ट है और OH नेगेटिव वो कैटलिस्ट है जो हमने स्टार्ट में यूज़ किया था और फिर वो हमारे पास एज अ अनचेंज फॉर्म में दोबारा हमें मिल गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंजाइम कैटालिसिस। इंजाइम कैटालिसिस जिस तरह हमने अभी पढ़ा एक्टिवेशन एनर्जी एंड कैटालिसिस, इस तरह एंजाइम कैटालिसिस में यह है कि हम इसमें एज इट इज़ एंजाइम्स यूज़ करते हैं जो कि रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं, जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। और ये जो एनिमल, हमें पता है कि एनिमल्स एंड प्लांट है वो हमारी लाइफ को मेंटेन करते हैं, डिफरेंट हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे होते हैं और डिफरेंट एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर। इंजाइम्स कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये भी हमें पता है। फर्स्ट इंजाइम को सिंथेसाइज किया था 1969 में प्रिपेयर किया गया था। इंजाइम जो से होते हैं हमारी बॉडी के लिए हमें पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं और डिफरेंट फॉर्म्स में ये पाए जाते हैं। अगर हम इंजाइम की
प्रेजेंस हम देखें कि जो रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम होते हैं वो कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, और होते तो बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस बताए हुए हैं। जिस तरह ये देखें शुगर कैन है, शुगर कैन का रिएक्शन वाटर के साथ हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्टेज सच में एक एंजाइम है, एज इट इज एंजाइम। कुछ तो होते हैं जो सिंथेसाइज के होते हैं, कुछ होते हैं जो हमारे पास नेचुरली अकरिंग एंजाइम्स होते हैं। तो इन्वर्टेज एक एंजाइम है जिसकी प्रेजेंस में हमारे पास शुगर कैन की हमने क्या किया है, शुगर कैन की फर्मेंटेशन हुई एंड वो कन्वर्ट हो गया, कैटालिसिस हुई और वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। तो इसको कहते हैं एंजाइम कैटालिसिस। उसके बाद हमारे पास एक और रिएक्शन है जिसमें हमने क्या किया, C6H12O6, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। जाइमेज एंजाइम जो कि यीस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, उसने क्या किया, उसने उसको डिकम्पोज किया, किस में कन्वर्ट कर दिया, अल्कोहल फर्मेंटेशन का प्रोसेस हुआ है, ग्लूकोज की जाइमेज की प्रेजेंस में फर्मेंटेशन हुई और वो कन्वर्ट हो गया अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके बाद देखें यूरिया है, यूरिया की जो डिकम्पोजिशन है इन द प्रेजेंस ऑफ यूरेज एंजाइम हुई और वो कन्वर्ट हो गया अमोनियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि वैसे हम अगर सिंपल एंजाइम एज अ एंजाइम, बहुत से जो केमिकल्स हैं वो भी एज अ एंजाइम किसी भी रिएक्शन में यूज़ होते हैं। जिस तरह हमने देखा सल्फ्यूरिक एसिड को हम यूज़ कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन को OH नेगेटिव को यूज़ कर रहे होते हैं, प्लाटियम निकल को यूज़ कर रहे होते हैं। डिफरेंट हम एंजाइम हमने एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड को देखा, लेकिन कुछ होते हैं जो कि नेचुरली अकरिंग एंजाइम्स होते हैं और कुछ होते हैं जो कि बहुत से एनिमल प्लांट्स में पाए जाते हैं। उन एंजाइम को भी रिएक्शन में यूज़ करते हैं। जिस तरह यूरिया को ब्रेकडाउन के लिए यूरेज एंजाइम को यूज़ किया गया है। अभी ऊपर हमने ग्लूकोज के लिए जाइमेज एंजाइम को, शुगर कैन के लिए इन्वर्टेज एंजाइम को यूज़ किया। अब हम देखते हैं कि जो एंजाइम कैटालिसिस है उसमें एंजाइम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनकी नेचर कोलाइडल होती है, यानी कि ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना वो ग्रेटर देन 10,000 होता है। उसके बाद एंजाइम एक वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं लाइफ में, रेस्पिरेशन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, डिजीज़ को कंट्रोल करने में। उसके बाद ये क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एंजाइम के ज़रिए सिंपल मॉलिक्यूल्स की, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाता है ना सिंपल मॉलिक्यूल। स्पेसिफिक होते हैं, ये स्पेसिफिसिटी आ जाती है। हर एंजाइम पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए पर्टिकुलर एंजाइम यूज़ होते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये जो एंजाइम्स हैं ये इक्विलिब्रियम हमने पहले भी पढ़ा था, कांस्टेंट को डिस्टर्ब नहीं करते। ये हमारे क्या करते हैं, टाइम को कम करते हैं, स्पीड अप रिएक्शन को करते हैं, कम टाइम में रिएक्शन ज़्यादा मतलब कि तेज़ी से हो जाता है। उसके बाद टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। हमें पता है कि एक खास टेम्परेचर तक एक एंजाइम काम करता है, अगर वो टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए तो हमारे डीनेचुरेशन हो जाती है। यानी कि जब इंक्रीज 40 डिग्री सेल्सियस से अप टेम्परेचर चल जाए तो उसे डीनेचुरेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है pH, ये इफेक्टिव होते हैं। एंजाइम हर pH पे काम नहीं कर सकता, स्पेसिफिक pH पे एंजाइम्स काम करते हैं। अगर वो pH उससे ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो एंजाइम जोन से है ना वो डीनेचर हो जाते हैं। उसके बाद कंसनट्रेशन जोन से है ना, वेलोसिटी ऑफ अ कैटालिस्ट रिएक्शन, इस पर कंसनट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड कर रहे होते हैं। इनकी स्पीड जोन से वो कंसनट्रेट कितना ये कंसनट्रेटेड एंजाइम हम यूज़ करें डिपेंड कर रहा होता है। जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड पर डिपेंड करेगा। उसके बाद कंसनट्रेशन ऑफ सब्सटेंस पे, यानी कि जो हम रिएक्टेंट्स यूज़ करें उसके ऊपर वो डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर मतलब कि कोई रिएक्शन है उसमें हम रिएक्टेंट्स यूज़ करें, उसके अंदर एक स्पेसिफिक एंजाइम यूज़ करें, तो वो एंजाइम उसकी क्या कंसंट्रेशन, हमारे रिएक्टेंट की क्या कंसंट्रेशन है और किस हिसाब से हमें अपना एंजाइम यूज़ करना चाहिए। लाइक हम अगर एक दूध की फर्मेंटेशन करनी होती है या फिर और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं, या मतलब कि हमारे नेचुरली अकरिंग जो एंजाइम उन्हें हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें पता होता है कि इतनी ज़्यादा अगर हमने अमाउंट में एक चीज़ ले रहे हैं, सब्सटेंस ले रहे हैं, रिएक्टेंट्स ले रहे हैं, तो हमें कितनी अमाउंट चाहिए रिएक्टेंट की, सॉरी कैटालिस्ट की, जो कि यूज़ होंगे इसे ब्रेक डाउन करने के लिए। इस कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल मॉलिक्यूल में। तो ये उनकी ये कंसनट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इनके रिएक्टेंट के ऊपर भी डिपेंड कर रहे होते हैं। कोफैक्टर, एंजाइम को अपनी एक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए कोफैक्टर की ज़रूरत होती है। उन्हें हम को एंजाइम जो होते हैं ना, सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये भी एंजाइम प्रोटीन की तरह ही होते हैं और इनको भी यूज़ करते हैं अपनी एक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए। पॉइजनिंग इफेक्ट हमने आगे पढ़ा है कि कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को ब्रेक डाउन या डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उन्हें पॉइजनिंग इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। ये हमने आगे भी काफ़ी पढ़ते आए हैं, बायो में हमने फर्स्ट या सेकेंड ईयर में इस चीज़ को पढ़ा हुआ है कि एंजाइम जो उनसे है ना, एक लॉक एंड की मॉडल हमने पढ़ा था। एंजाइम कैटालिसिस बिल्कुल इसी तरह है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जिसकी वजह से वो
आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास ई एंजाइम और एस हमारे पास सबस्ट्रेट है। अब ये एंजाइम और सबस्ट्रेट हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, ये दोनों ने मिलकर ई एस कम्प्लेक्स बना लिया, इनकी इंटरमीडिएट बन गया। उसके बाद हमारे पास जब हमने आगे जिस तरह रिएक्शंस को देख के आए हैं कि फिर हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, और ई जो हमारे पास एंजाइम था, हमें पता है कि एंजाइम अनचेंजेबल होते हैं, वो एज इट इज़ हमें जिस तरह हमने यूज़ किया था वो हमें दोबारा वैसे के वैसे मिल जाते हैं। तो हमने देखा कि पहले एंजाइम ने सबस्ट्रेट यानी कि रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट किया, एक ई एस इंटरमीडिएट बना दिया। उसके बाद इंटरमीडिएट से हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, और ई जो हमारे पास एंजाइम हम यूज़ किया था वो अनचेंजेबल फॉर्म में हमें दोबारा मिल गया। ये देखें जिस तरह अगली वाली जो सेकंड वाली इसकी डायग्राम, उसमें भी आप देख सकते हैं ये एंजाइम है, एंजाइम कम्प्लेक्स बन गया, यानी कि ये सबस्ट्रेट उसके साथ आके जुड़ गया। उसके बाद क्या नाम है, एंजाइम अलग से हो गया और प्रोडक्ट हमें अलग से मिल गया। उसके बाद हम देखते हैं एंजाइम काइनेटिक्स का अलग से हम इसको देखेंगे। अभी तक आपके लिए जो सा ना ये दो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली हैं, एक हमारे पास एंजाइम कैटालिसिस और एक हमने पढ़ा है एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड कैटालिसिस।